भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ जिसके लिए खड़ी हो बनना है वो मुझे। वैसे भीड़ के मोहताज कभी नहीं रहे चिराग पासवान, कंप्यूटर इंजीनियर, अभिनेता और अब नेता। आज चिराग भाई कई जगहों पर प्रचार करेंगे और जनता से वोट मांगेंगे। चिराग भाई आज का जो है ये बड़ा अहम है, लेकिन पहला फेज था वो बहुत महत्वपूर्ण था। इस बार आपने टिकट जो है वो बड़ा चुन कर लोगों को दिया है, और ऐसे लोगों को कतई टिकट नहीं दिया है जो कहीं से भी टिंटेड रहे हों। बड़े मतलब कोशिश अपनी तरफ से की कि भाई ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो जीत के आए और टिंटेड भी ना हो। नहीं, डेफिनेटली मेरी प्राथमिकताओं में से था ये। कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर लगातार निरंतर ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि बाहुबलियों की पार्टी है, जिसको कहीं जगह ना मिले वो लोक जनशक्ति पार्टी आके ज्वाइन कर ले। चिराग जी, अब जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी है, हम आपके साथ चलेंगे और रास्ते में ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहले चरण में आपकी क्या स्थिति है, आपको क्या उम्मीद है, दूसरा चरण का चुनाव होने जा रहा है, तीसरा, चौथा और जो पांचवा चरण है, और उसके बाद सरकार बनाने की बात आती है। तो ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। चलते हैं आपके साथ। चिराग पासवान के साथ हमारी चुनावी यात्रा शुरू हो गई है, और जिन जिन सभाओं में चिराग पासवान चलेंगे हम भी उनके साथ चलेंगे, यानी इंडिया न्यूज उनके साथ है। चिराग जी, एक और बहुत बड़ा सवाल था, आपको याद होगा कि यूपीए की यानी कांग्रेस की जो सरकार चली गई थी, जीजा जी के कारण चली गई थी, और शुरुआत में ये हुआ था कि भाई आपके यहाँ भी जो है लोग कुछ नाराज हो गए थे, टिकट साधु जी को टिकट कैसे मैनेज हो गया, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मैं समझूंगा कि यूपीए की यानी कांग्रेस की जो सरकार चली गई थी, जीजा जी के कारण चली गई थी, और शुरुआत में ये हुआ था कि भाई आपके यहाँ भी जो है लोग कुछ नाराज हो गए थे, टिकट साधु जी को टिकट कैसे मैनेज हो गया, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मैं समझता हूँ कि परिवार में बहुत ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ाने के आप पक्ष में थे नहीं। देखिए, मैं बिल्कुल भी बहुत ज्यादा परिवारवाद के पक्षधर नहीं रहा हूं, बट मैंने ये बात भी हमेशा कही है कि अगर आप में क्षमता है तो आपको सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। चिराग भाई, पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें आपको क्या उम्मीद है, आपकी पार्टी को, एलजेपी को क्या उम्मीद है? देखिए, ईमानदारी से बोलूंगा, पहले चरण में लोक जनशक्ति पार्टी की 13 सीटें थी, और इन 13 सीटों पे मैं लगभग 2-2 बार गया। बहुत सी जगह मैंने जाकर रोड शोज भी मैंने किए। मेरी खुद की लोकसभा की भी 2 महत्वपूर्ण सीटें लोक जनशक्ति पार्टी की पहले ही चरण में थी, सिकंदरा और चकाई की सीट। ईमानदारी की बात है, हर सीट के रुझान 12 तारीख को विशेष तौर पर मैंने पूरा दिन सिर्फ इसी में ही डिवोट किया। अपने पूरे वॉर रूम के साथ, अपनी पूरी बैक ऑफिस टीम के साथ मैं बैठा, दिन भर क्षेत्र के लोगों के साथ संपर्क में रहा। 13 की 13 विधानसभाओं के लोगों के साथ, हमारे जिला अध्यक्षों के साथ, हमारे जिला प्रभारियों के संपर्क में रहा, तमाम हमारे जो बूथ कमिटीज के सदस्य हैं उनके संपर्क में रहा। जितनी जानकारियां उस दिन रात तक मैंने इकट्ठी की हैं, उसके हिसाब से हम लोग का प्रदर्शन डेफिनेटली 13 में से हम लोग 10 पार करेंगे, और अगर हम लोग 13 की 13 भी जीत गए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। चिराग, इस समय 2 लोगों की शादी की बड़ी चर्चा है। एक तो राहुल गांधी से जब भी मिलते हैं, कोई भी पूछता है तो पूछते हैं कि भाई शादी आप कब कर रहे हैं? आप भी एकदम ऐसे एलिजिबल बैचलर हैं, और एक साथी सामने बैठे ये भी एलिजिबल बैचलर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसके बारे में क्या आपने कुछ सोचा है क्या? मैं बहुत कम ऐसे सवाल होते हैं जिसमें मैं चुप हो जाता हूं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से सारे सवालों का जवाब देता हूं। ये एक ऐसा सवाल है, जनता तो जानना चाहेगी भाई आप जनता के आदमी हैं, जनता का सवाल है। मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब मेरे पिताजी और मोम देंगी। चलिए चिराग, हम छोड़ देते हैं इसको। एजेंडे की अगर हम बात करें कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो लोक जनशक्ति पार्टी ने जो अपना एजेंडा जारी किया है वो तो उसमें रहेगा। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस नजरिए से लोग आपकी तरफ आस लगा के देख रहे हैं। जो गरीब जनता है, जो जमीन से उठी हुई जनता है, उसको लगता है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो चिराग पासवान है। आपको लगता है क्या ऐसी चीजें आप शामिल करने की कोशिश करेंगे जिससे लोगों की जिंदगी में बदलाव? देखिए, मैं युवा हूं, मैं युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरी सक्रिय रूप से राजनीति में आने की एक ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है, जिस तरीके से बिहारी युवाओं के साथ हमारे ही प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। हमारे युवा मजबूर हैं अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। मेरी सबसे बड़ा सवाल ही यही था कि क्यों इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलता,
क्यों हमें सारी सुख सुविधाएं जो कि दूसरे प्रदेशों में, अगर आप दिल्ली जाएं, बंबई जाएं, चमचमाते शहर, जब दिल्ली बंबई के लोग विकास की बात करते हैं तो मेट्रो के विस्तारीकरण की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन को लाने की बात करते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, स्मार्ट सिटीज, मल्टीप्लेक्सेस की बात करते हैं। आज जब 68 साल के बाद भी हम लोग बिहार में जब विकास की बात करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी चिंताएं होती है कि मेरे घर के सामने सड़क बन जाए, नाला खुद जाए, मेरे आंगन में चापाकल गड़ जाए, मेरे घर में बिजली आ जाए। तो अगर आज भी एक ऐसा प्रदेश जो सिर्फ और सिर्फ मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझ रहा है, बहुत जरूरी है यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटैक्ट करना। चिराग, हमारी यात्रा आपके साथ जारी रहेगी। हम चलेंगे चुनावी सभाओं में और ये देखेंगे कि किस तरीके से भीड़ चिराग का इंतजार कर रही है, इनका स्वागत करने के लिए तैयार है और चिराग उनसे अपने प्रत्याशियों की, अपने लोगों को जिताने की अपील करेंगे। चिराग पासवान के साथ इंडिया न्यूज की टीम उनके चुनावी सभा में आई है और आप देख रहे हैं ये सभा हो रही है खिजरसराय गया में और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ उनका स्वागत कर रही है। पूछिएगा लालू जी से क्या काम करते थे लालू जी पिछले लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा में लालू जी कहते थे भैया गठबंधन नहीं गठबंधन चल रहा है। उस वक्त समझ में नहीं आता था गठबंधन का मतलब, पर आज समझ में आता है। चिराग पासवान ने अपनी पहली रैली में लोगों से जमकर अपील की कि 16 तारीख को हर हाल में बंगला छाप निशान पे वोट डालना है और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं अरविंद सिंह उनको जिता के भेजना है। जितने ज्यादा विधायक होंगे उतनी ही ज्यादा ताकत होगी और शायद यही कारण था कि चिराग पासवान ने यहाँ के मतदाताओं से ये अपील की। हम चिराग पासवान के साथ आगे चलेंगे दूसरी जनसभा में और इनके तेवर देखेंगे कि आखिर इनके तेवर क्या कहते हैं। चिराग पासवान ने अपनी चुनावी सभा में शानदार भाषण दिया, वो भी बिना देखे हुए। चिराग पासवान कंप्यूटर इंजीनियर हैं और लोगों को टेक्नोलॉजी की बातें बताने में सक्षम भी हैं और उनको लोगों को जोड़ना भी चाहते हैं। जो नीचे के लोग हैं उनके विकास की बात वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना चाहते हैं। चिराग, मेरे मन में एक सवाल था कि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं और टेक्नोलॉजी की बातें आप हमेशा करते हैं, आपके मन में होता है कि कैसे टेक्नोलॉजी के साथ लोग जुड़े जिससे उनका विकास हो। नहीं, डेफिनेटली आज की तारीख में जब आधुनिकीकरण इतना ज्यादा हो गया है, जरूरी है हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करें अपने विकास को और गति देने के लिए। अगर हम लोग वही पुराने ट्रेडिशनल माध्यम अपनाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी ऑलरेडी बहुत विकास की राह पर पिछड़ चुका है हमारा प्रदेश। आज भी जब हम लोग आजादी के 68 साल के बाद भी सिर्फ मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझ रहे हैं, तो जरूरी है कि देश और दुनिया ने जब इतनी तरक्की कर ली है दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों से, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का। आज की तारीख में जब हम लोग देश के स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग चर्चा करते थे तो हमारी सोच सिर्फ राजधानी ट्रेनों पर आके रुक जाती थी। 165 से 175 हुई, हम लोग बहुत खुश हुए। 185 एकदम ऐसा लगा कि कितना बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने हासिल कर लिया। तो जहां हम लोग 75, 85, 100, 200 की हम लोग बात करते थे किलोमीटर प्रति आवर, वहीं आज पहली बार भारत की जनता बुलेट ट्रेनों के बारे में सोचने लगी है। हम जहाँ पे आए वहाँ पे हजारों लोग चिराग पासवान का इंतजार कर रहे हैं। आपको हेलीकॉप्टर से देख रहा होगा कि लोग हाथ हिलाकर अपने युवा नेता को अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं। बड़ा जोश है इन लोगों में, देखिए एकदम जबरदस्त धूप है लेकिन लोग घंटों से चिराग पासवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी दूसरी सभा को संबोधित कर रहे हैं और इंडिया न्यूज उनके साथ साथ यात्रा कर रहा है। ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पर हम लोगों ने एक कर ना जाने कितने ऐसे 5 साल गवाए, जिसका परिणाम है कि आज भी हम लोगों को सुनने को मिलता है कि भैया बिहार पिछड़ा है, मेरा सवाल है कि बिहार कब तक पिछड़ा रहेगा और कौन जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने में, बिहार को पिछड़ा बनाए रखने में। साथियों, तमाम सत्ताधारी नेता जो आज तक बिहार में सरकार में रहे, मैं पूछना चाहता हूं उनसे क्या आप नहीं तो बिहार के पिछड़े बनते लेकर और कौन जिम्मेदार है। रफीगंज में चिराग पासवान की आखिरी सभा है, इसके बाद हम लोग लौटेंगे वापस पटना, लेकिन रास्ते में हम चिराग पासवान से भी और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चिराग पासवान का बचपन कैसा था और उनकी शिक्षा कैसे हुई है। तो अब यहाँ से चलेंगे और चिराग पासवान से आगे की वार्ता करेंगे। आगामी विधानसभा के चुनाव के बाद
राज्य में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। पर जरूरी है कि जब वो सरकार बने तो उस सरकार में रफीगंज विधानसभा की आवाज बुलंद करने वाला व्यक्ति भी सरकार का हिस्सा होना चाहिए। चिराग, मैंने युवाओं में बड़ा जबरदस्त आपको लेके जोश देखा और जिस तरीके से उनकी मांग है, उनको लगता है कि भाई यही हमारा नेता है और जिस तरीके से जिस जज्बे के साथ वो दिख रहे हैं यहाँ पे भीड़ के रूप में दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि भविष्य का नेता उन्होंने आपको मान लिया है। भविष्य का नेता तो पता नहीं, पर आज का अपना साथी जरूर मुझे मान लिया उन्होंने। चिराग पासवान के साथ खासियत यह है कि ये मुद्दों की बातें तो बहुत मन से, बड़े दिल से और बड़ी ताकत के साथ करते हैं, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि चिराग पासवान राजनीति में कैसे आए, ये इनके परिवार के घर के सदस्य ने बताया। चिराग पासवान इसमें थोड़ा सा झिझक रहे थे। चिराग पासवान के पिताजी की जब तबीयत बड़ी खराब थी तो जो देश भर से कार्यकर्ता उनके पिताजी को पत्र लिखते थे, उन पत्रों को देखने का काम कुछ दिनों तक चिराग पासवान ने शुरू किया। उन्हीं पत्रों में से एक पत्र ऐसा था जो खून से लिखा हुआ था, जिसमें कार्यकर्ता ने अपने दर्द को लिखा था, अपने मर्म को लिखा था और यही चिराग पासवान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उनकी पूरी जिंदगी बदल गई और उन्होंने ये तय किया कि वो राजनीति में जाएंगे और उनके लिए जाएंगे जो सबसे निचले तबके पे खड़े हैं। तो ये थी हमारी चुनावी यात्रा। अब हम चिराग पासवान के साथ घर चलेंगे और वहां पे थोड़ी देर बातचीत करने के बाद इनको छोड़ देंगे। चिराग भाई, एक सवाल अभी छूट जाता है। मैंने जगह जगह देखा कि बहुत सारे जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं उसमें एक मिस्टर कुमार का जिक्र हो रहा है, जिसको लेके जो है जदयू ये कह रहा है कि भाई हम आपको नोटिस देने वाले हैं। उसमें आपने उनको बहुत सारी उपाधियां दी हैं। तो कौन है मिस्टर कुमार? उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये नीतीश कुमार है। कौन है ये? देखिए, नीतीश कुमार तो नहीं है। मिस्टर कुमार हमारे होर्डिंग्स में हर वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आज की तारीख में भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बना हो। मिस्टर कुमार हर वो व्यक्ति है जो कारण रहा है हमारे प्रदेश को इतने सालों तक विकास की राह से दूर रखने के लिए। मिस्टर कुमार हर वो व्यक्ति है जिसकी वजह से हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई है। तो ये थे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, जिन्होंने आज इंडिया न्यूज के साथ वोट यात्रा की। कैमरामैन दिलीप अवस्थी के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, पटना, बिहार।